लो अभी चालू करें अपना, है ना। CAT का आपने देखा होगा कि अब सिलेबस चेंज हो चुका है ना। पहले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट इसमें ऐड नहीं था, अब इसमें अकाउंट्स ऐड हो चुका है। देख इधर से चालू करें। क्या नाम मैडम आपका? माही। कहाँ से? जयपुर से ही? लक्ष्मणगढ़ से? प्रॉपर लक्ष्मणगढ़ से हो आप? अच्छा, गांव फतेहपुर, ओके ठीक है। इधर अपन तो कनिष्का। पायल आप कहाँ? जयपुर से ही है? ओके। तन्वी आप भी जयपुर से ही? ठीक है ना। मेरा नाम शरद पारिक है ना। हम तो करते अपन, लगाओ आप हेडिंग लगा लो, CS फाउंडेशन में अकाउंटेंसी। CS फाउंडेशन में आपके अकाउंटेंसी। पेपर का पैटर्न आपने देखा होगा। पेपर का पैटर्न पूरा आपके कितने मार्क्स का आएगा? ये 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का आएगा। और पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं है, है ना। MCQs एक भी नहीं आएगा इसमें, पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका सिलेबस वो ही है जो आप 11th और 12th में पढ़ के आए। कुछ एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, इसके अलावा सिलेबस वो का वही है अकाउंट्स का जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है। तो पहले तो आप सारे हो तो कॉमर्स के ना, सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो ना। तो अभी रिसेंट अभी 12th दिया ही होगा या पिछले साल दिया था? अभी दिया है। तो CBSE का तो एग्जाम चल रहा है ना अभी। अच्छा, आपका RBSE है। आपका लास्ट ईयर दिया था, लास्ट ईयर दिया था। तो परसेंटेज कितने थे 12th में? 85। तो अच्छी बात है। लड़कियों के इतने 82, और अपना तो अभी RBSE का आएगा रिजल्ट। ठीक है। तो मतलब अकाउंट्स तो आपका अच्छा है, ऐसा मैं जमसन मान सकता हूँ, या थोड़ा हल्का ही हाथ? हल्का ही है, ठीक है। नहीं, अब इसमें तो अपने को एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, एकदम शुरू से, जब आप 11th क्लास में थे वहां से स्टार्ट। देखो, एक तो इसमें ये लिख लो, अकाउंट्स के फादर लिख लो, अकाउंटेंसी के फादर। बताओ किसी को नाम याद है तो? फादर ऑफ अकाउंटेंसी? नहीं याद है किसी को भी? याद नहीं? अब बताओ, अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं 2 साल से, ये पता ही नहीं अपने को। लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली इटली का था, ये इटली का था। और 1494 में इसने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर इसने डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड ही पढ़ते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अकाउंटेंसी में डबल अकाउंटिंग सिस्टम का जो फादर है उसे कहा जाता है किसको? लुकास पेसियोली को। इटली का था ये, 1494 से। 1494, लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली। तो अकाउंट्स में कितने कितने मार्क्स थे आपके 12th में? याद ही नहीं है सर। अच्छा, 75 थे, ठीक है। क्योंकि CS में पहले क्या था कि मतलब अदर स्ट्रीम के बच्चे ज्वाइन कर पाए, इसलिए अकाउंट्स हटाया गया था। पहले CS फाउंडेशन ही था, CS फाउंडेशन में अकाउंट्स था, फिर अकाउंट्स हटाया गया 2020 में। आज से 6 साल पहले अकाउंट्स हटा दिया था ताकि अदर स्ट्रीम के बच्चे ज्वाइन कर पाए। फिर इनको दोबारा रियलाइज हुआ होगा कि दूसरे स्ट्रीम के बच्चे ज्वाइन तो कर पाए लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, या एग्जीक्यूटिव में भी अकाउंट्स का पेपर लगता है तो उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। तो फिर कहा कि नहीं, फाउंडेशन लेवल पे दोबारा क्या जोड़ दिया जाए? अकाउंट्स दोबारा जोड़ दिया जाए। तो अभी मेन सब्जेक्ट बन चुका है अकाउंट्स। यहां तक ठीक है। अकाउंट्स वैसे अगर देखा जाए ना तो अकाउंट्स काउंट वर्ड से मिलकर बना है। काउंट मतलब होता है नंबर, और बिजनेस में नंबर होते हैं रुपीज। तो आप ये कह सकते हो कि बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सबको रिकॉर्ड करना है वो अकाउंट्स। ठीक है, लिख लो, तो डेफिनेशन लिख लो कि ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
all financial transaction which are recorded, all financial transaction which are recorded in business books of account, in business books of account, is known as accounting. Is known as accounting. अब फिर लिखो, इसमें नीचे लिखो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस। बेसिक मीनिंग तो यही है कि बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करना एक तरीके से अकाउंटिंग है। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम इनको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? तो रिकॉर्ड करने के दो रीजन है। एक, आपको याद नहीं रहेगा, दूसरा प्रूफ नहीं होगा। आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन किया, आप याद नहीं रख पाओगे, और याद बिल्कुल नहीं रखना चाहोगे अगर आपने पैसे किसी से उधार ले रखे हैं तो, क्योंकि देने पड़ेंगे अगर याद रखोगे तो। दूसरा, अगर वो आपसे डिमांड करता है कि पे करो, तो आप कहोगे प्रूफ बता कि तू मेरे ही पैसे मांगता है। ऐसा भी तो हो सकता है मैं तेरे मांगता हूं। तो पहले बात तो रिवाइज नहीं रह सकता, मतलब रिकॉल नहीं रह सकता, रिमेंबर नहीं रह सकता। दूसरा, प्रूफ नहीं हो सकता। भाई बिजनेस में ट्रांजैक्शन डे टू डे पूरे दिन ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप कितना याद रख पाओगे? दूसरा, उनका प्रूफ नहीं होता। और अगर जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा ना, तब तक आप पता भी नहीं कर सकते कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। क्योंकि बिजनेस का एट द एंड अपना कंक्लूजन क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना। अब प्रॉफिट और लॉस तभी पता लग पाएगा जब आपने इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर रखा है। तो रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग प्रोसेस में 4 प्रोसेस हैं। पहले लिखो रिकॉर्डिंग, दूसरी लिखो क्लासिफाइंग, तीसरा लिखो समराइज, और फोर्थ लिखो इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ये चारों अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप अकाउंटिंग प्रोसेस से गुजर सकते हो। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। क्या वो कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा? रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री करना। लिख लो आप। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, सबसे पहले प्राइमा फेशिया में रिकॉर्ड करना, उसे क्या बोलते हैं अपन? जर्नल एंट्री करना। क्लासिफाइंग का मतलब होता है लेजर अकाउंट बनाना या सब्सिडरी बुक बनाना। लेजर अकाउंट हो, सब्सिडरी बुक बनाना। समराइज का मतलब होता है बैलेंस निकालना और ट्रायल बैलेंस बनाना। सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस निकालना और क्या बनाना? ट्रायल बैलेंस। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइनल अकाउंट बनाना। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन तब कंप्लीट माना जाएगा जब ये 4 प्रोसेस से होके गुजरेगा। अपन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जहां पर रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री करना। फिर जर्नल एंट्री से क्या बनाए जाते हैं? लेजर बनाए जाते हैं। आप अगर जर्नल एंट्री नहीं करो तो सब्सिडरी बुक बना सकते हो। फिर लेजर के क्या निकाले जाते हैं? बैलेंस। इन बैलेंस को जहां पर रिकॉर्ड करोगे उसे क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस।
फिर ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेज होते हैं उन सबको ट्रांसफर किया जाता है फाइनल अकाउंट में, या तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे, फिर पी&एल में जाएंगे, फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। इन तरह से जब बैलेंस शीट बन जाती है तब आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में कितने पार्ट होंगे? 4। कौन कौन से? समराइजिंग नहीं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग में क्या होगा? जर्नल एंट्री बनाना, फिर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग में लेजर बनाना, सब्सिडरी बुक बनाना, फिर समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस निकालना, और इंटरप्रिटेशन में फाइनल अकाउंट तैयार करना जिसमें ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट आती है। ठीक, अब इसमें अकाउंट्स में पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं अपन कि अकाउंट्स में कौन कौन से वर्ड काम आएंगे। एक ये वर्ड और लिख लो, चलो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये लिख लो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। कई बार आपने नाम सुना भी होगा कि बुक कीपिंग की बुक और अकाउंटिंग दो अलग अलग एक्सपर्ट है, लिख लो, बीच में से डिफरेंस बना लो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखो, आप अकाउंटिंग प्रोसेस का जो प्राइमरी वर्क करते हो ना, उसे बोलते हैं बुक कीपिंग करना। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट परचेज करना, एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करना, जर्नल एंट्री करना और लेजर बनाना, बस यहां तक की प्रोसेस कहलाती है बुक कीपिंग। मतलब आप कह सकते हो अकाउंटिंग की जो प्राइमरी वर्क होता है वो कंप्लीट करने वाला होता है, उसे बोलते हैं क्या अपन? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में किए गए काम को फर्दर आगे अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करना कहलाती है अकाउंटिंग। उसके बाद अपन करते हैं समराइज और इंटरप्रिटेशन। मतलब जहां पर बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाती है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर रिकॉर्ड करने के बाद ये रिकॉर्ड क्लासिफाइंग तरह, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन करना, वो काम किसका होगा? अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग का स्कोप नैरो है। बुक कीपिंग के प्राइमरी काम किए गए को फाइनलाइज करना है, वो किसमें होगा? अकाउंटिंग में होगा। ये लिख लो आप ना, डिफरेंस दोनों के बीच में, क्योंकि आपके एक दो थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये रिकॉर्डिंग क्लास में इसमें लिख लेना है ना, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, लेजर बनाना, ये काम होता है बुक कीपिंग का। बैलेंस निकालना, फाइनल अकाउंट बनाना, ये काम होता है अकाउंटिंग का। प्राइमरी काम होगा वो बुक कीपिंग में होगा, सेकेंडरी होगा वो अकाउंटिंग में होगा। हो गया लिख के? आ गया? समझ में भी आ गया?
मतलब बिजनेस के जो प्राइमरी काम होंगे रिकॉर्डिंग करने वाले, ट्रांजेक्शन वाले, वो तो बुक कीपिंग में आएंगे, और फाइनल वाले जो काम होंगे वो अकाउंटिंग। एसी से अगर ठंड लग रही है तो बताना, बंद कर देंगे। लग रही है ठंड, है ना? हाँ। बुक कीपिंग हो गया। देखो आगे अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो और पढ़ लेते हैं। एक अकाउंटिंग के ये फील्ड भी आप इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी तो मतलब अकाउंटिंग के आप सब पार्ट मान सकते हो कि ये अकाउंटिंग के सब पार्ट है। देखो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप 12th के बाद या 12th में भी आपने पढ़ी है, कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है आपने या साफ हो चुका है? कंपनी अकाउंट्स में 2 चैप्टर पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े थे? हाँ, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो वाले जो अकाउंटिंग होगी वो आएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, मतलब कंपनी अकाउंट्स बनाए जाते हैं जहां पर वो किस में आती है? फाइनल अकाउंट में। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स बनाकर बेचती है, एक तो बना बनाया जो गुड्स बेचती है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये तो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती है उनके लिए जो फाइनेंशियल डेटा बनते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनते हैं। जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो गुड्स बनाकर बेचते हैं तो उन्हें एवरी प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा टीएफसी, टीवीसी, ऐसे कुछ पढ़ा था क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो एवरी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो वो फाइंड आउट करती है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना आई, फिक्स कॉस्ट कितना आई, फिर आपने ये पढ़ा होगा टीसी कितना आया, टोटल कॉस्ट कितना है। तो वहां पर जो कॉस्टिंग जो मेथड यूज होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी कंपनी में आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप कह सकते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल टूल जो अपन ने पढ़े हैं, कभी थर्ड बुक भी पढ़ी थी अपन ने, एक अकाउंट्स की थर्ड बुक ना, डीके गोयल की नहीं थी, 2 ही बुक थी, 3 थी यार, 2 ही थी। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल टूल था ऐसा कुछ, जिसके अंदर कंपेरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो। कैश फ्लो तो था, तो आप तीनों आरबीसी से थे क्या? तो सीबीएसई में था ना कैश फ्लो, रेशियो भी था, कंपेरेटिव कॉमन साइज था ना। वो जहां पर आप पढ़ते हो वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मतलब कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट डिफरेंट टूल से किया जाता है, वहां पर यूज होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग, आपने ये पढ़ा होगा कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीटी, एक होता है आईडीटी, ऐसा कुछ पढ़ा है? ये भी नहीं पढ़ा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? हाँ, इनकम पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स। और आईडीटी कौन सा होता है? जो एक्सपेंसेस पे लगता है, जैसे कौन सा लगता है? जीएसटी। तो ये जहां पर पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? टैक्स अकाउंटिंग या टैक्सेशन जिसको अपन बोलते हैं। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग आपने सीएस करने से पहले आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सीएस सीए कर लेते हैं करने नहीं आया? ऐसा सच्ची में नहीं आया? आपने सीए फाउंडेशन दिया था एग्जाम? हाँ। तो जो बच्चे सीए बनते हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को चेक करते हैं। एवरी कंपनी अपने फाइनेंशियल डेटा बनाती है, उन फाइनेंशियल डेटा को आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में फाइल करना होता है। फाइल करने से पहले उसे वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई जिसे करवाया जाता है वो उसे क्या बोलते हैं? सीए। सीए जो काम करता है उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो पहले अकाउंट्स का काम होता है, उसके बाद ऑडिटिंग का काम होता है। ऑडिटिंग एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने जितने भी काम कर रखा है उन सबको वेरीफाई करना, चेक करना, जो काम होता है। फिर वेरीफाई करके बताता है कि हाँ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं ये रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, सही है, फिर वो साइन करके देता है। तो वो जो काम होता है वो कौन सा होता है? ऑडिटिंग का होता है। ठीक है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग वहां पर काम आती है जब आपके बिजनेस में एरर हो, मिस्टेक हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि एरर किसके कारण है, मिस्टेक किसके कारण है।
जैसे कि मान लीजिए कि आप अच्छा माल बेच रहे हो, सेल आपकी खूब हो रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो आपके बिजनेस में ऐसा क्या ट्रांजैक्शन हो रखा है, या ऐसा क्या रिकॉर्ड हो रखा है, या क्या रिकॉर्ड आप नहीं कर रहे हो जिसके कारण आपका प्रॉफिट मेंटेन नहीं हो पा रहा है। या आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, BRS, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट, कि कई बार आपका बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस मैच नहीं बता रहा है। भाई आपकी कैश बुक में बता रहा है कि बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, जबकि बैंक की पासबुक बता रही है कि इतना पैसा नहीं है। इसका मतलब कोई ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए या ज्यादा रिकॉर्ड हो गए, तो वहां पर जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फिर ये एनवायरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग ये है कि आपकी कंपनी है वो एनवायरमेंट के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए क्या क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि एवरी कंपनी जिस भी एटमॉस्फेयर के अंदर स्टेब्लिश होती है, उसका ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसके चारों और सराउंडिंग जो पर्सन है, पीपल है जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सब का भी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई होती है। जितने भी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखे होंगे, जैसे इंडियन रेलवे है ना, IFCA, फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन सब पर जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग है। तो ये अकाउंटिंग के सब फील्ड है। शुरू वाले 4 नाम तो आप याद रख लेना। अभी कोई आपसे पूछे कि अकाउंटिंग के सब फील्ड क्या क्या होते हैं, नाम याद रख जाएगा। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। जे अगर आप गलती से फाउंडेशन पास हो जाते तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 इंटर में, है ना। क्योंकि CS में ज्यादा काम है लॉ का, CA में ज्यादा काम है अकाउंट्स का, ये तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत। तो अगर जो आप पास हो जाते ना तो, और अब भी देओ आप पेपर, अब तो मेरे हिसाब से दोनों में सिमिलर हो चुका है। जो आप CS फाउंडेशन में तैयारी कर रहे हो, सेम CA फाउंडेशन में वही सेम सिलेबस है, तो पेपर तो देओ आप। कितने नंबर कम रहे थे? हो गया 60 के आसपास है, बाकी सब हाँ तो कोई बात नहीं, आराम से दो। हाल तो CA तो बहुत इजी कर रखा है, हर 3 महीने बाद एग्जाम है, आराम से दो, है ना। और ऐसे कोई लिमिट तो है नहीं, एज लिमिट भी नहीं है, दो पेपर। अगर और कुछ नहीं हुआ तो नॉलेज ही बढ़ेगा, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद लिमिटेशन वगैरह। फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपसे कुछ अकाउंट की टर्मिनोलॉजी है वो पूछ लेते हैं। आपको कितना याद है या आप भूल चुके हो? टर्मिनोलॉजी, देखो जैसे पहला है कैपिटल, ऐसे जनरल पूछ लेता हूं ताकि याद रह जाएगी क्या क्या आपको याद है। बताओ कैपिटल क्या होता है? मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, जो कुछ भी हो सब चलेगा। कैश भी लगाए वो भी कैपिटल है, और काइंड लगाए वो भी कैपिटल है। मिस्टर एक्स ने राम से लोन लिया है और उस पैसे को बिजनेस में लगाया है, क्या ये कैपिटल है? मिस्टर एक्स ने राम से लोन लिया है लाख रुपए का और उस पैसे को बिजनेस में लगाया है, क्या ये कैपिटल है? कैपिटल है या लोन है? दोबारा सुन लो, मिस्टर एक्स ने राम से पैसा उधार लिया है और उस पैसे को बिजनेस में लगाया है, तो या ये कैपिटल है या लोन है? बोलो तो। कैपिटल, लोन? हाँ लोन ही है, क्योंकि कैपिटल के लिए प्राइमा फेसिया फर्स्ट कंडीशन है चीजें खुद की होनी चाहिए, है ना। चाहे लुगाई से ही लोन लिया हो वो भी क्या है? लोन है, पक्का ना। चाहे भाई से लिया हो, किसी से लिया हो, पैसे उधार लिए हैं और वो पैसा बिजनेस में लगा, वो सारी क्या है? लोन। वो कैपिटल नहीं है। कैपिटल के लिए पर्सनल मतलब खुद का, सेल्फ का है तो ही कैपिटल है। दूसरा ड्राइंग्स, ये क्या होता है? खुद के अकाउंट से निकालते हैं, बिजनेस से पैसा या एसेट है वो खुद के लिए निकाले हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स से कैपिटल रिड्यूस होती है या इंक्रीज होती है? रिड्यूस होती है, क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्ट करना
और ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना। या आप ये भी समझ लेना कि पूरे एंटायर बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन में ओनर का नाम कभी नहीं आता है। ओनर के नाम को रिप्रेजेंट दो ही वर्ड करेंगे, कैपिटल और ड्राइंग्स। मतलब मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मिस्टर राम कभी बिजनेस में नहीं आएगा, उसकी जगह नाम क्या आएगा, कैपिटल। मिस्टर राम ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो भी मिस्टर राम का नाम नहीं आएगा, तब नाम क्या आएगा, ड्राइंग्स। तो जहां कहीं भी कैपिटल और ड्राइंग्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन किसके साथ है, ओनर के साथ है। ठीक है, चलो गुड्स बताओ किसे कहते हैं, गुड्स। हाँ बोलो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, गुड्स किसे कहते हैं। नाम तो सुना है ना, हाँ वो तो जो यूज होता है, जो जिसको अपन परचेज सेल के काम में लेते हैं, जो ट्रेडिंग पर्पज के लिए लिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, गुड्स। एवरी बिजनेस के लिए गुड्स सेम होता है या अलग अलग चीजें गुड्स होती है उसके लिए, मतलब डिफरेंट टाइप के जो मर्चेंट होते हैं उन सब के लिए डिफरेंट टाइप के गुड्स होंगे या सेम ही चीज गुड्स होगी, अलग अलग होगी ना। अगर वो गोल्ड का व्यापारी है तो गोल्ड उसके लिए गुड्स होगा, अगर फर्नीचर का व्यापारी है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा। कभी भी वो ये नहीं बोलेगा फर्नीचर वाला कि मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, वो क्या बोलेगा, गुड्स खरीद रहा हूं, माल आ रहा है, ऐसे ही बोलेगा वो। वही थोड़ी कहेगा फर्नीचर। गोल्ड स्मिथ है वो कभी भी ये नहीं खरीदेगा मैं गोल्ड खरीद रहा हूं, मैं क्या खरीद रहा हूं, गुड्स खरीदता हूं। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है वो भी यही बोलता है कि मैं कमोडिटी खरीद रहा हूं, मैंने कहता है मैं शेयर खरीद रहा हूं, गुड्स। स्टॉक ये क्या होता है, एक्स्ट्रा में रखा होता है, जो बच गया होता है, गुड्स की जो क्वांटिटी बिजनेस में बच गई है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टॉक। साल के एंड में बची है तो क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक, और वो साल के स्टार्टिंग में तो उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। कई लोग इन्वेंट्री वर्ड भी यूज करते हैं, क्या ये भी वही है, इन्वेंट्री और स्टॉक वही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है ना वो इन्वेंट्री वर्ड यूज करती है, क्योंकि ये तो है फिनिश्ड स्टॉक। स्टॉक ना ये होता है फिनिश गुड्स। एक तो अपन बना बनाया माल खरीद के बेचते हैं, एक अपन माल बना के बेचते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तब आप वर्ड क्या यूज करते हो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, इन तीन चीजों में ये लिख लो आप, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो कि सर कहीं पर स्टॉक लिखा हुआ है कहीं पर इन्वेंट्री लिखा हुआ है, दोनों का बेसिकली मीनिंग वही है, लेकिन इन्वेंट्री वर्ड यूज होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी वहां पर इन्वेंट्री वर्ड यूज होगा। मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न होगी वहां पर इन्वेंट्री वर्ड यूज होगा, और वो इन्वेंट्री को तीन पार्ट में बांटेगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। हमने हेड सब हेड पढ़े थे क्या 12th में, उसमें आता था ना ये रॉ मटेरियल कौन सी हेड में आता है कौन से सब हेड में आता है। तो हेड तो करंट एसेट्स, सब हेड था इन्वेंट्री। या वर्क इन प्रोग्रेस है ये कौन सी हेड सब हेड में आता है, तो हेड तो था इसका करंट एसेट्स और सब हेड था इसका इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के तीन पार्ट आप बोल सकते हो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स जो बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद बताओ आप डेटर्स, ये बताओ क्या होते हैं, आप बताओ भाई। डेटर्स को तो जैसे हमें पैसे लेने होते क्यों लेने होते हैं, हैं, मांगते हैं उनको, हाँ क्यों मांगते हो, या तो मैं उनको उधार हाँ तो पूरी बात बताओ ना, भाई कोई हमें पैसा देगा, क्यों देगा भाई, तो अपन ने उसको पहले क्या करा है, क्रेडिट पे सर्विस प्रोवाइड की है, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है या क्रेडिट पे पैसे दिए हैं, तब वो हमें इन फ्यूचर पैसा देगा, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, डेटर्स हुआ, यही होता है। फिर क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनको हम पैसा देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए देंगे, तो क्योंकि हमने उनसे पहले उधार पे माल लिया था, उधार पे सर्विसेज ली थी या उधार पे पैसा लिया था, तब बिजनेस इनको इन फ्यूचर क्या करेगा, पे करेगा, तो वो तो हमारे लिए क्या हुए, क्रेडिटर, और ये इन फ्यूचर हमें पे करेंगे, है ना, दे विल पे टू बिजनेस, दे विल पे
टू बिजनेस, मतलब ये बिजनेस को पैसा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डेटर्स। आप बताओ इनमें से कौन सा एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटी है। क्रेडिटर तो क्या है, लायबिलिटी है, और डेटर्स क्या है, एसेट्स है। चलो ये तो पता है आपको, मतलब ठीक ठाक है आपका नॉलेज, ज्यादा जोर आएगा नहीं पढ़ाने में, वरना कहीं तो ये कंफ्यूज होता है कि डेटर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है। कई दिन तक तो ये इनको समझाने लग जाता है। चलो तो ये बताओ, एसेट्स बताओ क्या होती है। सिर्फ फर्नीचर ही एसेट होता है जो बिजनेस में यूज आ रही होती है। आप बताओ इधर, वो यूज हो रही होती है, वो सारी एसेट है। पक्का, ये बिल्डिंग हमने किराए पे ले रखी है, यूज कर रहे हैं इसको, ये हमारी एसेट है या नहीं है? तो बेच दें इसको, एसेट तो है ही हमारी, ऐसा करते इसको बेच देते हैं, बेच पाएंगे? जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप में से कोई, आप रह रहे हो हॉस्टल में, तो हॉस्टल को आप यूज कर रहे हो, है ना, तो हॉस्टल आपकी एसेट है, बेच दो, पूरा हॉस्टल ही बेच दो। एसेट होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि वो आपकी ओनरशिप में होने जरूरी है। जैसे आप माल बेचते हो तो माल आपकी ओनरशिप में तभी तो बेचते हो, तो एसेट की प्राइमा फेसिया कंडीशन होती है कि वो आपकी ओनरशिप में हो। फिर आपने बात सही बताई कि वो या तो प्रॉफिट अर्न कर रही हो, या अर्न करने में हेल्प कर रही हो, या बिजनेस में उसका क्या आ रहा हो, यूज आ रहा हो, वो सारी आपके लिए क्या है, एसेट। लेकिन इसकी प्राइमा फेसिया कंडीशन क्या है कि वो बिजनेस की क्या होनी चाहिए, ओनरशिप। किराए पे ले रखा है तो ये हमारी एसेट नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस है। ओनरशिप के लिए ऐसे रिसोर्सेज विथ रिसोर्सेज आर इन द ओनरशिप ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस की ओनरशिप में हो, दे अर्न प्रॉफिट और हेल्प इन अर्निंग प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट कमा के दें या प्रॉफिट कमाने में हेल्प करें। जैसे ये एसी है, ये प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहा, प्रॉफिट कमा के देने में हेल्प कर रहा है, तो वो सारी बिजनेस की क्या हो जाएंगी, एसेट हो जाएंगी। फिर एसेट को अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं, ये लिख लो आप, एसेट लिख लो, एसेट को दो पार्ट में बांट सकते हैं, टेंजिबल और नहीं, ऐसे करो, एसेट को ऐसे बांटो, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट ऐसे बांटो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट को अपन फिक्स्ड एसेट बोलते हैं ना, और उस फिक्स्ड एसेट्स को दो पार्ट में बांट दो, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब टेंजिबल में आ जाएगी आपकी प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, और अब बताओ, आप बताओ करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, कैश, वो तो एक ही हो गया, कैश इन हैंड और कैश तो एक ही बात है, बैंक बैलेंस बोल दो। और बताओ, इन्वेंट्री सही है, और ट्रेड रिसीव, रट्टा मार रखा है पूरा हेड सब हेड का। अभी अभी दे के आए 12th पेपर ना, आरबीएससी में तो आगे वहां फर्जी पेपर आता है ना, कुछ भी पूछते हैं हर बार। पिछली बार ऐसा था, 16 तो एमसीक्यूज आते हैं, 16 आते हैं, 14 आते हैं स्टार्टिंग में, 18 एमसीक्यूज। और 18 एमसीक्यूज में भी क्या पूछते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, पार्टनर के एडमिशन के टाइम कौन सा रेशियो कैलकुलेट होता है, रिटायरमेंट के टाइम कौन सा होता है, पार्टनर अगर महीने के शुरू में ड्राइंग करे तो कितने महीने का ब्याज लगता है। सीबीएसई में जहां पर पूछी जाती रेट है, इंटरेस्ट दे के फिर रेट पूछता है कि कौन सी रेट से इंटरेस्ट लगा गया। फिर उसके बाद आते हैं
6 ऐसे आते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में से एक भरना है। यहां तो 4 में से एक भरना था, अब 2 में से क्या भरना है, एक भरना है। फिर मैच द फॉलोइंग अलग, फिर थ्योरी के क्वेश्चन अलग। तो पेपर पढ़ के लगता है ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है पेपर है या थ्योरी का पेपर है ना? हाँ बताओ, 12th का पेपर देने बच्चे, और ट्रू फॉल्स। ये शुरुआत हुई थी सीबीएसई के कारण। पॉइंट क्या था कि पहले आरबीसी पेपर तो पहले भी मतलब एवरेज ही आता था, इतना टफ नहीं आता था, लेकिन मार्किंग काफी हार्ड हुआ करती थी, या बच्चे नहीं पढ़ते थे, ऐसा मान लो डबोड़ हुआ करते थे, नहीं पढ़ते थे बच्चे, तो मतलब 60-70% थे। सीबीएसई में पॉइंट यह था कि पेपर अच्छा बनता है, लेवल का बनता है पेपर, लेकिन मार्किंग थोड़ा इजी वे में होता है, तो परसेंटेज सीबीएसई ज्यादा होती थी। तो आरबीसी के टॉपर और सीबीएसई का लिस्ट वाला बच्चा दोनों बराबर होते थे। मतलब सीबीएसई में जो कम से कम उसका परसेंटेज 80 और आरबीसी का टॉपर है उसके 80%। अब ये मिलते हैं कॉलेज में, अब कॉलेज में एडमिशन में प्रायोरिटी सारी किसको मिल जाएगी, सीबीएसई वालों को, क्योंकि परसेंटेज उनके जाता है, आरबीसी के टॉपर का एडमिशन नहीं हो रहा। तो फिर आरबीसी वालों ने भी कहा कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, दो इनको नंबर दबा के। तो 500 में से 500 नंबर आ रहे, 500 आउट ऑफ 500। इंग्लिश का पेपर अगर टीचर खुद दे तो खुद के नहीं आए, खुद को दे दे कि तू पेपर दे ले, खुद चेक कर ले, तो वो 100 नंबर नहीं देगा, बच्चों के आ रहे, तो कोई मतलब ही नहीं रह गए। तो आरबीसी ने तो बहुत बेड़ा कर लिया अपना। अब आएंगे देखो, अब और इस बार तो सी ने शायद अप्रैल से सेशन स्टार्ट है, इनका आ जाएगा रिजल्ट अभी 5-7 दिन में ही, और भयंकर नंबर आएंगे। बताइए क्या ही चाहते हैं। चलो तो अपने तो ये तो याद कर लो, एसेट के कितने टाइप, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार। इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट। करंट एसेट कैश, बैंक, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तभी देख लो आपके 80 से अबव परसेंटेज है, फिर भी आपकी सीए करने की हिम्मत नहीं हुई ना, ये यार नहीं यार अपने से बस की बात नहीं है, वरना 80% मतलब आपको चाहिए सीए में 40 ही चाहिए। तो लेवल तो समझ रहे ना कि मतलब ये पढ़ाई का लेवल आगे 12th के बाद वही है, 12th तक कचरा कर दिया है। चलो जो भी है, वरना पहले 60% वाला भी आराम से सीए कर लेता, या घर में आप अड़ोस पड़ोस में देखना जिनकी भी सीए हो रखी है, उनसे पूछना कि तुम्हारे 12th में परसेंटेज कितने थे, वो 70 से तो ऊपर बताएगा ही नहीं। इतने आए थे उनके 60, 65, 70 के आसपास इतने आए थे। अब सारे सीए कर चुके हैं वो, अपने 85, 90, 92 भी आ रखे हैं, तो भी नहीं बस की बात है। अब बताओ लाइबिलिटी बताओ क्या होती है। लाइबिलिटी लोन, सिर्फ लोन लाइबिलिटी होती है, वो भी होती क्या है, मीनिंग क्या होता है लाइबिलिटी का? ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसे एक्सपेंसेस विच आर पेड इन फ्यूचर, पेड इन, जिनको हमें इन फ्यूचर क्या करना है, पे करना है, वो सारी क्या होगी आपकी लाइबिलिटी। 2 टाइप की हो सकती है, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक होती है कौन सी, करंट लाइबिलिटी। अब बताओ नॉन करंट लाइबिलिटी बताओ क्या क्या आता है। हाँ, बैंक लोन और नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में नहीं याद आ रहा, शेयर और डिबेंचर में से कौन सा आएगा, शेयर आएगा या डिबेंचर आएगा? लोन क्या होता है, डिबेंचर तो होता है, डिबेंचर। ठीक, करंट लायबिलिटी बताओ क्या क्या आता है, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स ना, और बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पब्लिक डिपॉजिट, वो तो इधर आता है नॉन करंट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, चलो तो आया था कि हेड सा बैठेगा किसने इस बार, नहीं आया, मैंने बेवजह रटा आपने, नहीं आएगा। मैच द फॉलोइंग में आया होगा।
तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से, फतेहपुर से हो रखी है क्या? तो प्रिंस प्रिंस पालवास वाली से। ओके, तो प्रिंस में डे बोर्डिंग था या मतलब अप डाउन करते थे? अच्छा, वहीं रहते सिक्कर में। सिक्कर भी अब एजुकेशन के मामले में काफी डेवलप हो रखा है। हो गया यहाँ तक तो लाइबिलिटी जो अपने को इन फ्यूचर क्या करनी है, पे करनी है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जो अपन लॉन्ग टर्म में पे करेंगे, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप बताओ ट्रेड डिस्काउंट, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है थ्योरी में, और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता, क्या आप ये बता दो। लड़कियां तो वैसे भी एक्सपर्ट है डिस्काउंट में, आपने कहां पर फेस किया, आप बताओ मैडम। डिस्काउंट करवाते हो ना आप, सामान नहीं खरीदने जाते हैं तब नहीं कहते भैया इतने का थोड़ी होता है, रेगुलर कस्टमर है, हाँ इतने का तो होता ही है, नहीं कहते ऐसा, कराए ना ऐसा। तो कौन सा डिस्काउंट ट्रेड होता है? गुड्स पे जो लगता है वो तो ट्रेड, और कैश जो सर्विस पे लगता है। आइडिया नहीं है, बताओ बताओ, जो भी आपको लगता है गलत तो गलत बता दो, और क्या। कौन सा, आपने कभी सामान परचेज तो कराई है, कब कौन सा डिस्काउंट लिया आपने, ट्रेड लिया, कैश लिया, कौन सा लिया? परचेज और सेल पे वो तो ट्रेड, और कैश सेल्स पे, और तो मतलब ऐसे लिखा होता है 20% ऑफ, या वो लेस करता है शूज पे 15% ऑफ, 20%, 40, 30, वो ट्रेड। पे करते टाइम जो डिस्काउंट देते हैं। हाँ तो पे तो उसी टाइम कर देते हैं अपन, वो कहता है 15% लेस, तो 15% लेस करके पे कर दिया उसको, तो मतलब उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया, कैश नहीं दिया। जैसे आप शूज लेने गए तो उसने कहा कि मैडम 20% ऑफ है, तो आपने कहा कि ठीक है 20% ऑफ है, जितनी प्राइस थी उसमें से आपने 20% लेस करा, तो आपने पे कर दिया, तो उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया, कैश नहीं दिया। तो कैश डिस्काउंट कब देगा? कैश में दे रहे हैं तो ऐसे बोल देता है कि अगर डायरेक्ट कैश दे रहे हो तो मैं आपको डिस्काउंट। तो अभी इसने शूज के कैश में पैसे दिए हैं, पे कर लूंगी तब बाद में पे करते हैं तब जो डिस्काउंट हुआ वो कौन सा हुआ? कैश। हाँ, और ट्रेड मतलब खरीद रहे हैं, जैसे मान लो ये मान लेते हैं कि 500 रुपए शूज के थे, उसने कहा कि 20% ऑफ है, तो 500 और 20% कितना हुआ? 100 रुपए, तो डील कितने में हुई? 400। तो ये कौन सा डिस्काउंट हुआ? पक्का सोच लो तुम लोग, ट्रेड है या कैश है? ट्रेड, ठीक है। फिर उसने, अब आपने कहा नाम क्या आपका? माई, क्या होता है आपका? पायल। पायल ने कहा कि भाई पापा आएंगे तब पेमेंट करेंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं। फिर पापा गए, पापा ने पूछा कि बताओ भाई कितने पेमेंट करना है? वो कहता है अंकल जी कितने करने हैं? 400। तो कहा कि भाई 380 लेने हैं तो ले ले, वरना बेटियों कह दूंगा कि जूते जाइए वापिस, मेरे को तो 400 रुपए के नहीं लग रहे। तो उसने कहा ठीक है अंकल जी दे दो जितना देने आपको। तो आपने कितने दिए? 380 दिए। अब जो 20 रुपए का डिस्काउंट आया वो कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? या ट्रेड, या वो वाला कैश था, ये ट्रेड। जल्दी पेमेंट करते हो तो, हाँ सही है, ये बात भी सही है। देखो ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप डील कर रहे हो तब जो डिस्काउंट दिया गया, डील करने के बाद फिर आप पैसा कम देते हो वो कैश डिस्काउंट है। या कैश डिस्काउंट अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है डेटर से पैसा निकालने के लिए,
ट्रेड डिस्काउंट अट्रैक्ट करता है सेल करने के लिए। हाँ, उससे तो खाली क्या बढ़ी, ट्रेडिंग बढ़ी। अब माल तो बेच दिया, पैसा कैसे आएगा? तो फिर आप नोटिफिकेशन डालते हो कि अगले 1 वीक के अंदर जो पैसा जमा करा देगा उसको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद उस पर अगर डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ये तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जाता है। जैसे वो घर पे साड़ी बेचने आता है ना, वो 2,000 रुपये बताता है, फिर मम्मी उससे तुड़वा के 400 रुपये भी ले आती है ना, और 400 रुपये में खरीदती है। फिर पूरे मोहल्ले में सबको फोन करके बता रही होती है कि आज मैंने घर बैठे तेरे पापा के कितने रुपये बचा दिए, 1600 रुपये बचा दिए। ऐसे बोलती है ना, मेरे को तो काम पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैंने कमा के कितने दे दिए, 1600 रुपये। मौसी को, बुआ को, सबको तपा दिया फोन करके। फिर शाम को पापा आते हैं, फिर उनको कहानी बताती है कि है जी मैंने देखो आपके कितने रुपए बचा दिए, 1600 रुपये बचा दिए। फिर पापा पूरी कहानी सुनते कि बता अभी क्या सीन है, क्या वो साड़ी बेचने आया था कितने रुपए की, 2000 की, और मैंने कितने में खरीदी। पापा समझाते हैं कि देवी जी वो साड़ी 400 से भी कम की थी, है ना। इतना कोई पागल इंसान थोड़ी होगा जो कि तुम्हें 2000 का सामान कितने में बेच जाएगा, 400 में। तो ये जो उसने बार्गेनिंग वाला जो डिस्काउंट था ना, वो कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड। सेलर और बायर के बीच में। हाँ, वो कौन सा था? ट्रेड। तो तभी इसको फेक डिस्काउंट बोलते हैं, क्योंकि कभी भी कोई इंसान है वो इतने पैसे कम कर देगा कि उसकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट खाली कस्टमर को अट्रैक्ट, इंडिविजुअल होते हैं। हाँ डिस्काउंट है बस, वही तो ना, कस्टमर को दूर से लिखा दिखता है अपने को 20% ऑफ, तो चलो यार जाके देखते हैं 20% ऑफ कुछ किया है। एक्चुअल मजा तो तब है कि जब रिकॉर्ड होने के बाद, जैसे आप तो नहीं करते होंगे, हम लड़के ही काम करते हैं, हमारी पॉकेट मनी ऐसे निकलती है ना। जैसे अंकल के पास आते हैं, अंकल दुकान पापा ने पैसे भेजे, बताओ कितने पैसे हुए, तो वो बताते हैं कि 4100 रुपए हुए। आपकी दुकान का मतलब घर का हिसाब कितना, 4100। हम अंकल को कहते हैं कि देख अंकल 4000 लेने हैं तो बता, वरना 2 दिन बाद आऊंगा तब दूंगा। फिर अंकल ठीक है तू दे यार, जो तेरे को देना है तू दे। तो हम घर आके कितने बताते हैं? 4200। हम घर आके कितने बताते हैं? 4200। तो ये जो आपने पैसा कम करवाया ना, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। क्योंकि ये 100 रुपए का डिस्काउंट है, 4000 रुपए निकलवा रहा है। तो रिकॉर्ड होने के बाद जो डिस्काउंट दिया था वो कौन सा डिस्काउंट? कैश। और डील के टाइम जो डिस्काउंट दिया था वो कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। आया समझ में थोड़ा बहुत? बाकी बातें आपको कल बताएं।